और मिथिला की जो संस्कृति रही है, जो इतिहास रहा है, जो भाषाई इतिहास रहा है, वो बहुत ही पुराना रहा है। जो इंडो आर्यन फैमिली है लैंग्वेज की, उसमें अगर आप देखें तो जो मैथिली है नेहा, वो और जो बाकी लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो बंगाली हो या उड़िया हो, हिंदी हो, इन सब की उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक साथ हुई है। वो पहले संस्कृत, प्राकृत, पाली ये सब भाषाएं थी, लेकिन काफ़ी पहले 14वीं शताब्दी में तो विद्यापति आ गए थे जब उन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था। लेकिन 13वीं शताब्दी में ही ज्योतिश्वर ठाकुर ने उन्होंने एक वर्ण रत्नाकर करके लिखा था, जो मैथिली भाषा में लिखी गई थी, मिथिलाक्षर में लिखा गया था। और वो संभवतः इंडो आर्यन फैमिली की वो पहली किताब थी जो प्रोज में थी। तो अगर आप देखें तो शुरुआत हुई है जिसमें प्रोज में मैथिली भाषा में वर्ण रत्नाकर आई ज्योतिश्वर ठाकुर की। और जब 14वीं शताब्दी में जब विद्यापति जी आए, कवि कोकिल विद्यापति, तो विद्यापति का प्रभाव तो इतना ज़्यादा था, जो दूसरी भाषाओं ने भी, जैसे बांग्ला हो गया, उड़िया ने, इन सब भाषाओं ने भी उनका काफ़ी उनकी भूमिका रही है, उनका योगदान काफ़ी रहा है। और उनके समकालीन या उनके बाद में असमिया में जैसे कवि शंकर देव थे, बांग्ला में चंडीदास थे, उड़िया में रामानंद राय थे, ऐसे ही कबीर और सूरदास भी 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में आए। तो इन सब का समकालीन रहे हैं। उसकी शुरुआत लेकिन विद्यापति से हुई है। तो जो बांग्ला में अगर आप देखेंगे तो जो चैतन्य महाप्रभु थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रभावित रहे विद्यापति जी से। तो इनका एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। लगभग 1500 से लेकर के 1700-1800 शताब्दी के पूर्व भी बहुत सारी रचनाएं थी जो मैथिली में आने लगी। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसमें कई जगह जिक्र है मैथिली भाषा का और मिथिलाक्षर का। तो एक पूरा इतिहास रहा जो बाद में आकर के काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। लेकिन जो अलग अलग स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हुआ है मिथिला का, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।